अच्छा जी। बेटा, हाँ हम लोग लास्ट क्लास में कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन कर चुके हैं। हम लोगों ने आंसर भी एक कंस्ट्रक्ट किया था, हम लोगों ने चीजें भी देखी थी। बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने जाना है पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन के ऊपर। देखो जरा, देखो इन्फ्लेशन लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास वाला इन्फ्लेशन यही थी सारी चीजें कि यार शॉर्ट रन में अपने पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, लॉन्ग रन में अपने पास हाइपर इन्फ्लेशन आ रहा है। ये सारी बेसिक कहानी है, इसमें कोई नई चीज एज सच है नहीं। सब कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। हमारा जो आज का मकसद है वो इसके ऊपर है, डिफ्लेशन। कि व्हाट इज डिफ्लेशन, डिफ्लेशन को हम लोगों ने समझना है। तो बेटा डिफ्लेशन को समझते हैं बड़े डिटेल में, क्योंकि अक्सर इसका क्वेश्चन भी आता है, मैं आगे जाके करवाऊंगा। देखो जो डिफ्लेशन आपकी होती है ना बेटा, वो दो तरह की होती है। ठीक है, पहले तो जरा डिफ्लेशन का मतलब समझो। डिफ्लेशन का जो मतलब होता है वो होता है प्राइसेस का फॉल हो जाना। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस लेवल का गिर जाना। अब डिफ्लेशन आपके पास दो तरह की होगी, या तो वो बेटा होगी आपके पास बैड डिफ्लेशन, सही है, या तो वो होगी आपकी गुड डिफ्लेशन, सही है। ये दो तरह की आपके पास डिफ्लेशंस चल रही होती है। अब सवाल ये कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैड डिफ्लेशन एंड गुड डिफ्लेशन, यहाँ पे आओ जरा। बेटा इसको डायग्रामेटिकली जरा देखते हैं, तो चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर आउट हो जाएंगी। यहाँ पे आ रही है प्राइस, और यहाँ पे अपने पास आ रहा है जीडीपी। ठीक है, ये जीडीपी आ गया। बेटा अपने पास ये एग्रीगेट डिमांड आ रही है, यहाँ पे ये एग्रीगेट सप्लाई आ रही है, एएस एडी। यहाँ पे आ रहा है अपने पास इक्विलिब्रियम ई, इनकम लेवल वाई, और प्राइस लेवल पी। सही है, ये कहानी अपनी फिलहाल चल रही है, सही है। अच्छा अब ये सेम डायग्राम ये सेम डायग्राम मैं वहां पे कॉपी पेस्ट करूंगा। सही है, ये अपने पास यहाँ पे डायग्राम आ गए। तो पहले जरा बैड डिफ्लेशन की बात कर लेते हैं। बेटा मेरा लेट से गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए। जब गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएगी तो उससे आपकी इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? आपकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो आपकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। बेटा जब स्पेंडिंग आपकी कम होगी तो उससे आपकी कंजम्पशन कम होगी, और दिस विल अल्टीमेटली लीड टू अ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉल होना शुरू हो जाएगी। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बेटा फॉल होगी तो वो ऐसा पीछे की तरफ शिफ्ट मारेगा, फ्रॉम एडी टू एडी वन। ठीक है, फ्रॉम एडी टू एडी वन। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ई से ई वन। मुझे पे दरवाजा सही तरह बंद कर। इक्विलिब्रियम ई से ई वन, और नसीब को बोलना पानी भर दे इसके अंदर। ई से ई वन। बेटा प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? प्राइसेस क्या इफेक्ट आ रहा है? प्राइसेस आपकी फॉल हो गई। ठीक है, तो डिफ्लेशन जो एक स्पेसिफिक टर्म है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन की तो बात फुलफिल होती है कि अपनी प्राइसेस फॉल हो गई। ठीक है, डिफ्लेशन की बात फुलफिल होती है कि अपनी प्राइसेस क्या हो चुकी हैं? फॉल हो चुकी है। ठीक है, बट अगर बेटा आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो उससे आपकी प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा? आपकी प्रोडक्शन फॉल होगी। आपकी प्रोडक्शन फॉल होगी तो बेटा उससे डिमांड फॉर लेबर पे क्या इफेक्ट आएगा? आपकी डिमांड फॉर लेबर फॉल हो जाएगी। और बेटा जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो अल्टीमेटली मुल्क में बेरोजगारी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा होगा? आपके मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही होगी। और अगर डायग्रामेटिकली भी आप देखो, मैं इस इक्विलिब्रियम पे जीडीपी अगर निकालूं, तो बेटा आप गौर से देखें, आपके जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? वो फॉल हो रही है। जीडीपी क्या हो रही है? फॉल हो रही है। अब व्हाई इज इट कॉल्ड बैड डिफ्लेशन? क्योंकि आपकी प्राइसेस फॉल हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी लेवल फॉल हो रही है, और मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है बेटा? मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। कोई मसले वाली बात? नसीब, कोई मसले वाली बात बेटा? वेरी गुड। अब आओ गुड डिफ्लेशन में। गुड डिफ्लेशन की कहानी लेके चलते हैं बेटा। गुड डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हम लोग लेके चलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी प्रोवाइड की। जब गवर्नमेंट बेटा सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी।
अच्छा लाओ मैं जरा एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा देता हूँ। सही है, एग्रीगेट सप्लाई को मैंने बढ़ाया, एएस से एएस1 हो गया। बेटा इक्विलिब्रियम आ रहा है आपके पास ई से ई1, आपकी प्राइसेस पे क्या अफेक्ट आ रहा है, आपकी प्राइसेस फॉल हो रही हैं। तो जब भी आप सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, तो आपकी ओवरऑल प्राइसेस के ऊपर क्या अफेक्ट आता है, वो फॉल हो जाती है। तो ये डिफ्लेशन की जो कंडीशन है, ये तो मीट हो गई कि आपकी प्राइसेस फॉल हो रही है। सही। अब बेटा अगर आप डायग्राम को ही कंटिन्यू करें, नए इक्विलिब्रियम पे आपके जीडीपी के ऊपर क्या अफेक्ट आ रहा है, आपका जीडीपी बढ़ रहा है, आपका जीडीपी बढ़ रहा है। यानी कि बेटा मुल्क में बेरोजगारी क्या हो रही है, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल हो रही है, मुल्क में बेरोजगारी फॉल हो रही है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गुड डिफ्लेशन। तो बेटा क्या डिफरेंस है बिटवीन गुड डिफ्लेशन एंड बैड डिफ्लेशन? दोनों में प्राइस कम होगा, दोनों में प्राइस कम होगा, बट बैड डिफ्लेशन में तुम्हारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और गुड डिफ्लेशन में तुम्हारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, क्योंकि आपका जीडीपी लेवल बढ़ रहा है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है बेटा? सर बैड डिफ्लेशन को मलाइन डिफ्लेशन भी, एक सेकंड रुकिएगा जरा। यार हाँ जी, अच्छा सवाल क्या है मैं बेटा, सर बैड डिफ्लेशन को मलाइन डिफ्लेशन भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बेटा मलाइन डिफ्लेशन जो आपके पास होती है वो एग्रीगेट डिमांड फॉल होने की वजह से होती है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू रिसेशन। क्योंकि देखो ये वाली डिफ्लेशन आपको रिसेशन में लेके जाएगी, रिसेशन में धकेल रही है, समझे। फिर उसके बाद सर प्रोडक्शन लेवल कैसे डिक्रीज हो रहा है इन बैड डिफ्लेशन? बेटा क्योंकि देखो ना, प्रोडक्शन ही कम हो जाएगी जब कंज्यूमर लोग खरीद ही नहीं रहे, तो क्या प्रोड्यूसर लोग बनाएंगे उसको? प्रोड्यूसर लोग बनाएंगे ही नहीं। डिमांड फॉर लेबर अपनी कम होगी, जिससे प्रोडक्शन गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी। एएस एंड एडी के फर्क की वजह से होता है जी बेटा। और कोई सवाल? वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा बेटा अब बात सुनो, मैं कुछ टेक्निकलिटीज की तरफ जा रहा हूँ, और ये जो टेक्निकलिटीज हैं, ये अक्सर बच्चे को एग्जाम में बहुत बुरी तरह गिराती हैं। मतलब हम लोग पता होता है कि यार हम लोग वो पढ़ के आए हैं और हम तो जो चीते हैं एकदम, और हम तो ये कर देंगे एग्जामिनर के साथ, वो कर देंगे। बेटा ये एक छोटा सा गेम वो करेगा आपके साथ, और आपके जितना भी चौड़ापन है सब खत्म हो जाए। तो ये चीज को समझना बेटा बहुत जरूरी है। यहाँ पे आओ, मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया। बेटा ये ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होती है और नीचे वाली साइड नेगेटिव होती है। ये कहलाई जाती है प्राइस लेवल, और ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड, ठीक है। प्राइस लेवल एंड टाइम पीरियड, ये कहानी आपके पास चल रही है। कहानी सुनिएगा बेटा। लेट से 2015 में आपके पास प्राइस चल रही है गुड्स की 100 रुपए, 100 रुपए की प्राइस है। और फिर हर साल आपके पास महंगाई आना शुरू होती है। 2016, 2016, बेटा 2016 में लेट से आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं 4% से, 4% से प्राइस बढ़ रही है। 2017 में लेट से आपकी प्राइस बढ़ती है 8% से। 2018 में आपकी प्राइस बढ़ती है लेट से 12% से। अब देखो आपकी प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, पहले 100 रुपए थी, 100 रुपए से कितनी हो गई, 104, फिर 112, 8 मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर। अब 112 प्लस 12 124, यानी कि प्राइसेस बढ़ती जा रही, आपकी प्राइसेस बढ़ती जा रही। तो बेटा अगर एक ऐसा केस आपके पास होता है जहां पर आपकी प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो परसेंटेज आपका इंक्रीज है वो भी बढ़ता जा रहा है। देखो 4 से 8% पे गया, 8 से 12% पे गया, परसेंटेज इंक्रीज भी बढ़ता जा रहा है। प्राइस भी बढ़ रही है, परसेंटेज इंक्रीज भी बढ़ रहा है, ठीक है। परसेंटेज चेंज जो आपका है वो भी बढ़ रहा है। बेटा इस केस को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशन।
और इन्फ्लेशन किस तरह रिप्रेजेंट होगा ग्राफ पे, ऐसे अपवर्ड जाता है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी आपके पास बेटा इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे कहानी सुनो बेटा। अब आया 2019। 2019 में आपकी प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट लेट से 10% से बढ़ी, ठीक है। 2020 प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट लेट से 6% से बढ़ रही है। 2021 प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट 2% से बढ़ रही है। प्राइसेस अभी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हम लोग कहां तक पहुंचे थे, 124 तक, 124। 124 प्लस 10, 134। 134 प्लस 6, 140। 140 प्लस 2, 142। तो प्राइस तो अभी भी बढ़ रही है ना, प्राइस तो कम हो ही नहीं रही। बट जो परसेंटेज चेंज है, वो परसेंटेज चेंज गिरता जा रहा है। यानी कि प्राइसेस अभी भी बढ़ रही है, बट जिस परसेंटेज से वो बढ़ रही है, वो परसेंटेज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो बेटा ऐसा केस जहां पर आपकी प्राइसेस अभी भी बढ़े, बट आपका परसेंटेज चेंज फॉल होता जाए, इसको हम लोग कहते हैं डिसइंफ्लेशन। क्या बोलेंगे इसको बेटा, डिसइंफ्लेशन। के प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम महंगाई आई है, समझे, इसको बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। तो बेटा डिसइंफ्लेशन जो आपका होता है, वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और ये हमने लिखा सीडी, ठीक है, सीडी लिख दिया यहाँ पर। लास्ट केस 2022, अब प्राइस फॉल हो रही है -4%। 2023 अब हो गई -6%। 2024 अब हो गई -8%। तो बेटा अब क्या था, मैं यहाँ पे, मुझे याद नहीं कौन सी अमाउंट थी, लेट से मैं 150 पे हूँ। तो 150 माइनस 4, 146। 146 माइनस 6, 140। 140 माइनस 8, 132। यानी कि बेटा यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी प्राइसेस फॉल हो रही है। तो इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, इस केस को हम लोग कहेंगे डीफ्लेशन, जहां पे आपकी प्राइस लेवल फॉल होना शुरू हो जाती है, और वो नेगेटिव साइड पे ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा ई और एफ। कोई टेंशन है, कोई मसला है? नहीं हुआ बेटा, पेट्रोल की प्राइस 270 रुपये, पता नहीं 260 रुपये चल रही थी, 250 रुपये चल रहा है अभी। सर इकोनॉमी के लिए डिफ्लेशन अच्छी हुई बेटा, अगेन वही वाली बात है कि डिफ्लेशन आ कैसे रही है। अगर गुड डिफ्लेशन है तो अच्छी बात है, बैड है तो मसला है। और कोई सवाल बेटा? और कोई मसला? समझ गए सारी बातें, शाबाश। बेटा देखो, तुम लोग होमवर्क अपना करना स्टार्ट करो। तुम लोग होमवर्क करना स्टार्ट करो। जब आप लोग देखो, आप लोग का ग्रेड इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करते हो। आप लोग कहते हो बस टीचर ने पढ़ा दिया, बहुत हो गया काम। मैं आपकी जगह एग्जाम देने नहीं जा रहा हूँ, ये बात को अपने जहन में बिठा लो। समझे बात को, जितनी मेहनत खुद करोगे तभी ग्रेड आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। सर इन्फ्लेशन 100 के ऊपर ले जाएगी, या जो हर साल नई प्राइस, बेटा नई प्राइस, नई प्राइस जो आपकी आ रही है, सही है। तो बेटा यहां तक हमारी देखो एक कहानी चली है कि परसेंटेज इंक्रीज वाला गेम चल रहा है, सही है। अब इस बात को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको एक केस बताने वाला हूं जो एग्जाम में 80 to 85% चांस है टेस्ट होगा, सही है। और ये अक्सर आता है आपकी डेटा रिस्पॉन्स के अंदर। डेटा रिस्पॉन्स में एग्जामिनर पता है क्या करेगा, वो जाहिर है आपको एक केस पूरा बना के देता है, और आपको एक ग्राफ भी बना के देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा प्राइस लेवल, और यहाँ पे वो लिखेगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, सही है, सीधा सीधा ईयर लिख लो यहाँ। ईयर लिखेगा 2001, 2, 3, 4, 5, 6, जो चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, अब वो आपको एक स्केच बना के देगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसा उसने स्केच बना दिया। अब वो स्केच उसने बना दिया, अब वो आपसे बोलेगा कि यार मुझे ना ये ग्राफ जरा एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है। आप सुनना जरा, ग्राफ कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? जब आप बेटा ग्राफ एक्सप्लेन करने जाते हैं ना, कुछ बातें होती हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी होती है। पहली बात तो होती है कि आपने बताना है हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, फिर आपने बताना है लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, फिर आपने बताना है ट्रेंड क्या आ रहा है, और फिर आपने बताना है उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। अच्छा,
अज्यूमिंग एग्जामिनर ने कहा कि यार मुझे ना तुम यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जरा एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये देखो, ये 3 साल है, ये 2001 है, ये 2002 है, ये 2003 है। अब आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? आप एग्जामिनर को बताना स्टार्ट करेंगे, देखो हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। लोवेस्ट रेट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब ट्रेंड कैसे निकलता है? ट्रेंड के अंदर बेटा आप फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका लास्ट पॉइंट है। आपने दोनों को मैच किया तो बेटा देखो कर्व कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन कैसी आ रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसका मतलब है कैसा ट्रेंड आ रहा है इस कर्व में, डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है कि वो कम हो रही है। अब मुझे एक बात ये बताएं, अच्छा रीजंस तो आप लोग केस से ही निकालोगे, जो आपके पास केस स्टडी आएगी आप वहीं से निकालेंगे। मुझे एक बात ये बताएं, चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ। ये आपका समझ लो यहां तक आ रहा है, ठीक है। हमारे पास राबिया, राबिया से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। राबिया मुझे एक बात ये बताएं कि आपके पास ये 2001 है, ठीक है, ये 2002 है, ये 2003 है। किस साल में इन्फ्लेशन आ रही है, किस साल में डिफ्लेशन आ रही है, डिसइंफ्लेशन आ रही है, क्या हो रहा है, ये सारी कहानी जरा मुझे एक्सप्लेन तो करें। चैट में बता दें किस साल में आपके पास क्या आ रहा है। फर्स्ट ईयर इन्फ्लेशन, वेरी गुड। और सेकंड ईयर, देन डिसइंफ्लेशन, बेटा एक्सीलेंट। देन डिफ्लेशन, शाबाश। अब बेटा मेरी बात सुनो सब लोग, देखो आपके सामने ये जो ग्राफ है ना, ये वाला पोर्शन, अक्सर बच्चे कहते हैं सर मैं तो ऐसी एक्सप्लेनेशन लिख के आया हूँ, पहले साल में इन्फ्लेशन हो रही है, दूसरे साल में डिफ्लेशन हो रही है। बेटा डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का गिरना, और प्राइस हमेशा नेगेटिव में गिरते हैं, पॉजिटिव में प्राइसेस नहीं गिरती। समझे बात को? प्राइस जब आपकी गिर रही है, वो यहां पर गिर रही है, ये आपका डिफ्लेशन का पार्ट। समझे बात को? ये डिफ्लेशन का पार्ट है, जा रहे, ये डिफ्लेशन का पार्ट है। समझे? बेटा ये डिसइंफ्लेशन है कि प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट जो परसेंटेज इंक्रीज है ना प्राइस का, वो कम हो, कि भाई 12% से, लेट से ये 12% था, ये 10% आया, ये आपके पास 6% आया, ये 2% आया। अब प्राइसेस बढ़ अभी भी रही हैं, बट परसेंटेज इंक्रीज क्या हो गया है, फॉल हो गया है। तो ये डिसइंफ्लेशन है, ये भी डिसइंफ्लेशन है, प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो एक्सप्लेनेशन में आप क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक आप बोलेंगे भाईजान तुम्हारी प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बट परसेंटेज इंक्रीज जो है ना वो तुम्हारी कम। आप समझ में आती है बात? शाबाश। अच्छा अब बेटा देखो, गवर्नमेंट के कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एम्स होते हैं, उनको फुलफिल करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्हीं के लिए गवर्नमेंट काम करती है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ गवर्नमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एम्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा भाई क्या सवाल आया सर, पूरे ग्राफ में जो जगह डिसइंफ्लेशन है, तो बेटा वही तो मैं बता रहा हूँ, पूरे ग्राफ में यहाँ यहाँ पे डिसइंफ्लेशन आ रही है, इधर डिसइंफ्लेशन आ रही है, यहाँ पे आ रही है डिफ्लेशन सिर्फ यहाँ पे आ रही है। सही है। अच्छा ये भी डिसइंफ्लेशन का ही पार्ट है छोटा सा, जहां पे गिर रहा है वहां पे डिसइंफ्लेशन। अच्छा देखो बेटा, चार मैक्रो इकोनॉमिक एम्स होते हैं गवर्नमेंट के। वो चार एम्स कौन कौन से होते हैं? पहला एम होता है आपका प्राइस स्टेबिलिटी। व्हाट इज प्राइस स्टेबिलिटी? प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने प्राइसेस को कम से कम रखना है। ठीक है। दूसरा एम, दूसरा एम होता है आपका बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है एएस के अंदर।
आपके सिलेबस का पार्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्पेसिफिक हिस्सा है, वो आपके सिलेबस का पार्ट। बट मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा पढ़ाता हूँ, उसके पीछे वजह है। मैं इसलिए पूरा पढ़ाता हूँ ताकि बेटा आप लोग बेहतर तरीके से रिलेट कर सको चीजों चीजों को। तो मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक मतलब समझ लें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रजिस्टर होता है, एक खाता होता है, और उस खाते के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि मुल्क में कितना पैसा आया और मुल्क से कितना पैसा गया। सही है। तो वो जितनी भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है सब उसके अंदर होती है। हमारी कोशिश होती है कि वो खाता हमेशा पॉजिटिव रहे, वो खाता कभी भी नेगेटिव ना जाए, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे ही रहे हमारे पास। दूसरा ऑब्जेक्टिव आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। व्हाट इज प्राइस स्टेबिलिटी? प्राइसेस कम से कम रखना। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी? कि हमने अपना जो है वो क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव रखना। तीसरा होता है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना, बेरोजगारी को आपने मुल्क में कम से कम रखना है। और चौथा आपके पास होता है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में जितनी भी रिमेनिंग चीजें हैं, सब आ जाती हैं। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, पीने का साफ पानी मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ केयर मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, सब इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट। बेटा हमारे देसी खानदानों में एक खातून होती हैं, वो किसी भी फंक्शन में खुश नहीं होती, ठीक है ना। और जैसे हम ये होती हैं हमारे अब्बा की बहन, ये किसी भी फंक्शन में खुश नहीं होती, इनको कोई ना कोई शिकायत रहती ही रहती है, कोई ना कोई लड़ाई उनकी रहती ही रहती है। यानी कि आप अपने खानदान में हर बंदे को खुश नहीं कर सकते, आप अपने खानदान में हर बंदे को खुशी नहीं दे सकते। सेम इसी तरह जब आप गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने जाता है, पॉलिसीज लगाता है, तो बेटा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अचीव हो। हमेशा याद रखें कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लगाती है। तो जब वो पॉलिसी लग जाती है ना, उसके बाद जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट लाजमी आ रहा होता है। तो हमने अब उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सीखना है कि यार आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पॉलिसीज, ठीक है। अब आइएगा जरा। बेटा हमारे पास हम लोग अब बात कर रहे हैं पॉलिसीज टू सॉल्व इन्फ्लेशन की। पॉलिसीज टू सॉल्व इन्फ्लेशन। देखो बेटा एक दो टर्म्स, इन दो टर्म्स को समझो। वो दो टर्म्स क्या हैं? एक का नाम है एक्सपेंशनरी और दूसरी का नाम होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इंक्रीज करना। और कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है किसी भी चीज को डिक्रीज करना, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, हम लोग पॉलिसीज टू सॉल्व इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं। हमारे पास तीन तरह की इन्फ्लेशन थी, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और मॉनेटरी। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और मॉनेटरी, तो पॉलिसीज भी तीन तरह की होंगी। डिमांड साइड पॉलिसीज जिसमें डिमांड पुश की अलग होगी, मॉनेटरी की अलग होगी, और लास्ट है सप्लाई साइड पॉलिसी। तो तीन इन्फ्लेशन, तीन पॉलिसीज। अब बेटा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉलिसीज टू सॉल्व डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बेटा एक बात बताइएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती क्यों थी? क्योंकि आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती थी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाती थी, और जब प्राइस लेवल बढ़ना शुरू होती थी तो फिर मुल्क में महंगाई आती, ठीक है ना। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड को कम कर दूं, महंगाई कम हो जाएगी। अगर एग्रीगेट डिमांड को कम कर दूं, महंगाई कम हो जाएगी। तो बेटा कम करने वाली पॉलिसी कौन सी होती है? कॉन्ट्रैक्शनरी। यानी कि इन ऑर्डर टू सॉल्व इन्फ्लेशन यू हैव टू इंप्लीमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, कि जिससे आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो। सही है। तो हम लोग बेटा यहाँ पे जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं उसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में बेटे आपके पास दो टूल्स होते हैं, वो दो टूल्स को याद रखना। बट हम लोग कौन सी वाली फिस्कल पॉलिसी लगा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगा रहे हैं। सही है। हम लोग कौन सी पॉलिसी लगा रहे हैं भाई? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स होते हैं, वो टूल्स आपके हमेशा सेम रहते हैं। एक का नाम है टैक्स
और दूसरे का नाम है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, ये दो टूल्स होते हैं, एक का नाम है टैक्स और दूसरे का नाम है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बेटा देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे मुल्क में एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाए। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैं टैक्सेस क्या करूंगा, टैक्सेस को बढ़ा दूंगा। टैक्सेस बढ़ाऊंगा तो आपकी इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी। बेटा इनकम कम होगी तो आपकी स्पेंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी। स्पेंडिंग कम होगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। बेटा जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आता है, कम हो जाता है। यहाँ पे आपका पहला ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी वाला। अच्छा, दूसरा केस, बेटा जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो उससे आपकी प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आता है। फर्दर अगर मैं इस चेन को आगे लेके चलूं, प्रोडक्शन फॉल होगी। जब प्रोडक्शन फॉल होगी तो क्या मेरा प्रोड्यूसर लेबर को हायर करेगा, नहीं करेगा। तो डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। और जब डिमांड फॉर लेबर बेटा मुल्क में फॉल होगी तो मुल्क में बेरोजगारी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। बेटा आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम लोग इन्फ्लेशन के टॉपिक की बात कर रहे होंगे हम लोग इन दो ऑब्जेक्टिव्स का फड्डा करवाएंगे। और दो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं बेटा, प्राइस स्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना। देखो प्राइस स्टेबिलिटी तो अचीव हो गई आपकी, आपकी प्राइस स्टेबिलिटी तो अचीव हो गई है, बट ये अचीव नहीं हो रही। बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, एक अचीव नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर मैं अपने ही केस को फर्दर आगे लेके चलूं और मैं बात करूं कि यार मुझे एग्रीगेट डिमांड कम करनी है, यानी कि बेटा मुझे गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। जब मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करूंगा तो उससे मेरा जी वाला कंपोनेंट कम होगा। जी वाला कंपोनेंट कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो बेटे प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगी। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया भाई, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। बट अगेन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लोगों के पास काम नहीं होगा, तो बेटा मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होना शुरू हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है आप लोगों की बेटे, बढ़ रही है। अब इसी को अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, अब देखो बड़ा खतरनाक, मैं गूगली मारने वाला हूं, मेरी बातों को गौर से सुनना। यहां पे आ गई प्राइस, यहां पे आ गई जीडीपी। ठीक है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड आ रहा है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड आ रहा है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई आ रहा है ए एस ए डी, यहाँ पे आ रहा है इक्विलिब्रियम ई, इनकम लेवल वाई और प्राइस लेवल पी। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो। अगर मैं कहता हूं कि मेरी एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही है, तो बेटा एग्रीगेट डिमांड फॉल होने का मतलब क्या है कि वो ऐसा पीछे आ रहा है, समझे, ऐसा पीछे आ रहा है। एडी से एडी वन, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ई से ई वन, तुम्हारी प्राइसेस तो कम हो गई, तुम्हारी प्राइसेस तो बेटा कम हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। बट तुम्हारे जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ गया, तुम्हारा जीडीपी कम हो गया है। जीडीपी कम होगा तो तुम्हारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये एग्जैक्ट सेम डायग्राम अभी किस नाम से पढ़ाइए आप लोगों को, बैड डिफ्लेशन के नाम से। एग्जैक्ट सेम डायग्राम किस नाम से पढ़ाई है, बैड डिफ्लेशन के नाम से। अब बताओ, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं, चाय ठंडी हो गई भाई तुम लोग वैसे, कोई मसले वाली बात बेटा। बताओ बताओ, होश में आओ, या बोल्ड हो गए हो, एलबीडब्ल्यू हो गए हो सारे। बेटा रियल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भाई, तो फिस्कल पॉलिसी में then it means contractionary fiscal policy can result in deflation and depressed aggregate demand। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शनरी, बट कॉन्ट्रैक्शनरी वाली। ठीक है, अच्छा तो बेटा एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आपके पास कौन सी पॉलिसी लग रही है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लग रही है।
कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या मतलब है इसका, कि एग्रीगेट डिमांड को हम लोगों ने कम करना है। वी आर यूजिंग कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। बेटा फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेवेन्यू। आपने टैक्सेस को बढ़ाना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करनी है, जिससे एडी गिरेगा, प्राइसेस गिरेंगी, बट अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी आपकी बढ़ जाएगी। उससे मुल्क में आपके पास डाउनवर्ड मल्टीप्लायर आना शुरू होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट का नाम पढ़ा है ना हम लोगों ने। मल्टीप्लायर तो पॉजिटिव होता है, अगर आप इसकी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो जाहिर है, अगर मैं चमाट मारूं तो चमाट भी तो मल्टीप्लाई होगी ना, उसको आप कहेंगे डाउनवर्ड मल्टीप्लायर या फिर नेगेटिव मल्टीप्लायर। ठीक है, तो वो ऐसा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट रिसेशन, इट विल ऑल्सो क्रिएट बैड डिफ्लेशन। सही। चलो अपनी थ्योरी पे जरा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने गुड डिफ्लेशन बैड डिफ्लेशन देख लिया। अच्छा यहाँ पे आओ जरा, बजट। व्हाट इज बजट? बेटा बजट का नाम आप सबने सुना हुआ है। Budget is the difference between tax revenue earned by the government and government spending। ठीक है, तो बेटा ये डिफरेंस होता है बिटवीन टैक्स रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब बेटा मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया 100 रुपए का, बट मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है 50 रुपए की। तो 50 रुपया बच गया गवर्नमेंट की जेब में, 50 रुपया बच गया ना गवर्नमेंट की जेब में। जो 50 रुपया गवर्नमेंट की जेब में बच रहा है, दैट इज नोन एज सरप्लस। एक्स्ट्रा पैसा बच गया। तो बजट सरप्लस का मतलब क्या है, कि टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर मेरा टैक्स कलेक्ट हो रहा है 100 रुपए का, और मैं मुल्क में खर्च कर रहा हूं 150 रुपया, तो बेटा 50 रुपए मैंने जेब से डाले, 50 रुपए मैंने जेब से डाले ना यार। तो जब मैं 50 रुपए बेटा जेब से डालूंगा, तो मेरी जेब से तो पैसा गया ना, मैं तो नेगेटिव के अंदर चला जाऊंगा। इसे कहते हैं बजट डेफिसिट। सरप्लस मानी रेवेन्यू इज ग्रेटर देन स्पेंडिंग, डेफिसिट मानी के स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। अब बेटा बजट सरप्लस का नाम आप लोग याद रखेंगे बीएस के नाम से। व्हाट इज बीएस? बीएस का मतलब है बुलशिट। बीएस का मतलब क्या है? बुलशिट। बुलशिट का मतलब टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है। ठीक है, तो बेटा हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में बुलशिट पॉलिसी तो फॉलो कर रहे हैं। हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में बुलशिट ही तो फॉलो कर रहे हैं। आप देख लो, टैक्सेस ज्यादा है, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है? कम है। तो आप तो सरप्लस में बैठे हुए हो ना, यानी कि आप बुलशिट में बैठे हुए हो। दिस बुलशिट मींस बजट सरप्लस। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में बजट सरप्लस यानी कि बुलशिट पॉलिसी फॉलो करते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज के अंदर आता है। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, बस एक लास्ट केस करेंगे, फिर हम लोग बेटे क्लास को ऑफ करेंगे। सर ये बूम पर लगा सकते हैं ये पॉलिसी? बेटा बूम वाली पॉलिसी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं, अगली क्लास में। मतलब मैं समझा नहीं, बूम को कंट्रोल करने के लिए या बूम लाने के लिए? बूम को कंट्रोल करना है या बूम लेके आना है अब्दुल कबीर? हाँ मतलब कंट्रोल करने के लिए आप सही कह रहे हैं कि ये पॉलिसी लगा सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, बेटा मॉनेटरी पॉलिसी भी डिमांड साइड पॉलिसी का पार्ट है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन, बेटा बजट सरप्लस होना ठीक है या नहीं, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब जैसे अगर इन्फ्लेशन आ रही है तो बजट सरप्लस रखें, अगर डिफ्लेशन आ रही है तो बजट डेफिसिट पे चले जाएं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है बेटा, ये भी डिमांड साइड पॉलिसी का पार्ट है। व्हाट इज डिमांड साइड पॉलिसी? जो आपकी एग्रीगेट डिमांड को हिट करता है। बेटा देखो, डायग्राम क्या थी मॉनेटरी पॉलिसी की, कि अपनी मनी सप्लाई बढ़ती थी। मनी सप्लाई बढ़ने से अपना इंटरेस्ट रेट कम होता था। अपना इंटरेस्ट रेट कम होता था तो तीन इफेक्ट, सेविंग स्पेंडिंग बोरोइंग, सेविंग स्पेंडिंग बोरोइंग। बात सुनो, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो सेविंग कम हो जाएगा, सेविंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पेंडिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्पेंडिंग बढ़ा, सेविंग कम हुआ, इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? बढ़ गई। एडी बढ़ा, प्राइस बढ़ गई। यही मसला था ना।
अब हम लोग लगा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन मानी कम करना, मैं कम कर रहा हूं, मनी सप्लाई क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। मनी सप्लाई कम करूंगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वापस तीन इफेक्ट, सेविंग, स्पेंडिंग, बोरविंग। बेटा इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो सेविंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे इंसेंटिव मिल रहा है टू सेव। तो सेविंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो स्पेंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे सेविंग पे पैसा मिल रहा है, मैं स्पेंड क्यों करूं। इन्वेस्टमेंट। बेटा इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोन महंगा होगा। जब लोन महंगा होगा तो कम लोग लोन लेंगे। जब कम लोग लोन लेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। उससे एडी गिर जाएगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, तो प्राइसेस गिर गई। बेस्ट हो गया, एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। बट अगेन एग्रीगेट डिमांड गिरने से प्रोडक्शन क्या होगी, कम। बेरोजगारी क्या होगी, ज्यादा। वापस से कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वापस से कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यानी कि एक चीज को अपने जहन में दफन कर लो कि जब भी हम डिमांड साइड पॉलिसी की बात करें, जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की या एग्रीगेट डिमांड कम करने की बात करेंगे, उससे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आएगा बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करने जाऊंगा, बेरोजगारी अचीव नहीं कर सकता। बेरोजगारी अचीव करने जाऊंगा तो प्राइस स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ गई है बेटा बात। कोई मसले मसाइल तो नहीं है। करें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। सर ये रिपीट कर दें, ऊपर से गया। बेटा मेरी बात सुनो अब्दुल कवी। मनी सप्लाई में कम करूंगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग सेविंग करेंगे, तो स्पेंडिंग कम कर देंगे। सेविंग कर रहे हैं, स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, यानी कि कंजम्पशन कम हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है, यानी कि लोन महंगा हो रहा है, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, लोन कम लेंगे ना, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। उससे भी एडी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। और एडी कम होगा तो प्राइसेस गिरेंगी, तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। बट एडी गिरने से आपके मुल्क में बेटा बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी ना, अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपके पास वापस से कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो जब भी आप डिमांड साइड पॉलिसी लगाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट लाजमी आए दोनों ऑब्जेक्टिव्स में। सर मनी सप्लाई के इंक्रीज से इंटरेस्ट, सर मनी सप्लाई के इंक्रीज से इंटरेस्ट कम होगा। हाँ बेटा मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट कम होगा ना, ये तो हमने इन्फ्लेशन में पढ़ा है। तो इसी तरह मनी सप्लाई कम करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। समझ गए बात को।